हाय स्टूडेंट्स, आज मैं फर्स्ट यूनिट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नेचर एंड बिजनेस इकोनॉमिक और जैसे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है। ये वीडियो को विदाउट स्किप करें, आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा डिटेल में देख लीजिए। हर आंसर में मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स भी दी आप लोगों को, ठीक है। टिप्स किस तरीके से आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करना है और आंसर को प्रेजेंट करना है, ईच आंसर का अलग अलग ट्रिक्स में आप लोगों को दी मैं। ये ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली स्कोर करेंगे, बट ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो आप देख लीजिए। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर अगर कुछ कमेंट रहेगा तो। थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक के फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे आंसर करें क्वेश्चन पेपर में। ओके, कम टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट आंसर रहेगा। मैं आप लोगों को प्रीवियसली मेरे यूट्यूब में भी बोली थी कि प्रीवियस क्लासेस में बिजनेस इकोनॉमिक के नेचर, स्कोप, इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक क्या है, ओके, एंड बिजनेस इकोनॉमिक का मीनिंग लिखना है। And business economic is also known as managerial economy. Okay. Okay, business economic is also known as managerial economic है, उसको और आप डिटेल से ब्रीफ कीजिए। Then later you have to write the definition. Okay, so let us read the definition. Business economic is a body of the theory which can be considerable assistant to the businessman in his या हर भी यूज कर सकते हैं, क्यों बोलते हैं आजकल बिजनेस वुमेन्स भी कर रहे हैं। his or her decision making, okay, according to the professor Norman F. Dewey, okay, अगर आप इनका डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे you should not have to mention her, okay, because he had given the definition. अगर इन केस इफ यू फॉरगेट द डेफिनेशन, अगर कोई फेमस इकोनॉमिस्ट का अगर डेफिनेशन आप भूल गए हैं, अगर आपको डेफिनेशन आता है या तो आप आपके ओन लैंग्वेज में उसको क्रिएट कीजिए। फर्स्ट यू हैव टू राइट देयर आर मेनी वेरियस इकोनॉमिस्ट हैड गिवन द डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक, लेट अस एक्सप्लेन वन अबाउट देम। बोल के आप इन्वर्टेड कॉमा से आपके ओन लैंग्वेज में आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं, बट नीचे आप इकोनॉमिस्ट का नाम क्यों बोलता आप ओन से क्रिएट करें तो यू शुड नॉट हैव टू राइट योर नेम। ओके, सो बट अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर नॉर्मन के हिसाब से कि क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक एक बॉडी है जहाँ पे कंसिडरेबल बिजनेसमैन असिस्ट करता है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए कि मैं किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करूँ या फिर क्या इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। ओके, first you have to write the meaning, then definition, then you have to write the scopes. Okay, let us study scope of business economic for decision analysis and forecasting. फाइन, अगर कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो डिसीजन एनालिसिस है, उन्हें एनालाइज करना, उन्हें डिसाइड करना है कि इसको किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना है। एंड फोरकास्टिंग इज नथिंग अ प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करना है कि फ्यूचर में अगर मैं कोई प्रोडक्ट अभी मैन्युफैक्चर करूंगा या फिर बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो फ्यूचर में मुझे डेफिनेटली बेनिफिट या प्रॉफिट होगा। यानी कि एग्जाम्पल ले लीजिए आप टॉयज, ठीक है। टॉयज का एक सीजन रहता है और वो एवरग्रीन सीजन ही है। तो यहाँ पे अगर आप एक टॉयज मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं तो एज ए एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि आपको किस तरीके के टॉयज मैन्युफैक्चर करना है। ओके, यानी कि अगर आप छोटे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि डोरेमोन, पोकेमोन ऐसा रहते हैं ना, उस तरीके के टॉयज को भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। क्यों बोलते हो, स्पेशली स्मॉल चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। ओके, एंड देन द प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन और एक एग्जांपल दे सकते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन में जब आप फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो यू शुड हैव टू एनालाइज कि मुझे किस तरीके का प्रोडक्शन करना चाहिए और किस तरीके के मटेरियल मुझे रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पे एग्जांपल में आपको बेकरी प्रोडक्ट्स है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर बेकरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं
तो यहाँ पे यू शुड हैव टू एनालाइज अगर किस तरीके का मुझे फ्लोर यानी कि आटा चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट किस तरीके के इंग्रेडिएंट मुझे चाहिए कि मैं वो प्रोडक्ट को अपने बेकरी में यानी कि प्रेजेंटली बेकरी में उसको सेल करना है। मैं केक बेक करना चाह रहे या फिर टोस्ट हो सकता है या तो वेराइटीज ऑफ बिस्किट्स कुकीज हो सकते हैं, तो किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट एज ए प्रोड्यूसर के तौर पे यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक में सोचना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट, कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, कॉस्ट एनालिसिस में आके क्या है, अब जब प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चरर करें या तो फिर तैयार करें, कस्टमर या कंज्यूमर के सामने इसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो कॉस्ट को एनालाइज करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे आके क्या, रेस्टोरेंट मेन्यू। आप लोग बहुत से रेस्टोरेंट पे विजिट करे होंगे, वहाँ पे बहुत तरीके के मेन्यूज रहते हैं या तो फिर वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स रहते हैं, यानी कि वेराइटीज ऑफ ईटेबल थिंग्स रहते हैं जिसके लिए जिसको आपको मेन्यूज में दिया जाता है कि वो क्या कॉस्ट करता है। तो यहाँ पे एज ए मैन्युफैक्चरर अगर आप एक बेकरी या तो फिर आप रेस्टोरेंट जब स्टार्ट कर रहे हैं, इनॉग्रेट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे, तो यहाँ पे आके क्या है, उसका मेन्यू रखना है कि हम ये प्रोडक्ट में इतने इंग्रेडिएंट लगते पर प्रोडक्ट या तो फिर पर प्लेट पर पर्सन के हिसाब से ये इतना कॉस्ट रहेगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आके क्या है बोलते हो, यहाँ पे जब भी इन्वेंट्री या स्टॉक रहेगा, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बुक स्टोर लिखी, यानी कि अगर आपके पास कोई बुक स्टोर है या फिर स्टेशनरी है या तो ओनली बुक्स है या तो फिर एक स्टेशनरी है, वहाँ पे आप लोग देखना है कि किस तरीके का स्टॉक यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, और जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं है उसको एक कॉर्नर में मेंशन करना है कि कौन से प्रोडक्ट अभी प्रेजेंटली चल रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर बुक स्टोर है, उन्हें ओनली बुक्स कलेक्ट करके रखता है, प्रेजेंटली ट्रेंड में कौन से राइटर का, ऑथर का, पोइट्स का बुक ट्रेंडिंग में चल रहा है, वहाँ पे वो स्टॉक उन्हें मेंशन करके रखना पड़ता। तो दैट इज नथिंग बट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री इज नथिंग बट स्टॉक। ओके, आई थिंक आप लोग अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट, प्राइसिंग सिस्टम। प्राइस सिस्टम एक रहेगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्राइस के रिक्वायरमेंट से, यानी कि प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट और मार्केट कंडीशन से मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को जो है डिसाइड करता है। एग्जांपल आगे क्या है, मार्केट कंडीशन। मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से वो प्रोडक्ट अगर अच्छा सेल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो द मैन्युफैक्चरर विल डिसाइड द प्राइस। यानी कि फ्यूचर में प्रीवियस में जब पेंडेमिक आ गया, कोविड-19 आ गया, तो मास्क क्या है, जस्ट ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स को ही देखते थे, बट वो पर मास्क आके जब 1 रुपये या 2 रुपये में था, बट एट द टाइम सडनली वो प्राइजेस जाके 120 में भी हाइक हो गए। ये हो गया आपका प्राइसिंग सिस्टम है। मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से मैन्युफैक्चरर इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं आप यहाँ पे, मैगी। ओके, जब येलो मैगी जब मार्केट में आई, इसकी प्राइस आके ओनली 5 रुपीज थी, बट लेटर ऑन कुछ गॉसिप्स आए, कुछ इश्यू हुए, तो उससे रिलेटेड समझे कि वो मैगी का जो है सो मैन्युफैक्चरर डाउनफॉल हो जाएगा। बट लेटर वो जो रिजोल्यूशन, पूरा जो भी डिस्प्यूट थे वो सेटल हो गया, बट सडन में वो प्रोडक्ट का प्राइस हाइक हो गया। अभी प्रेजेंटली आप सेम क्वांटिटी का प्रोडक्ट जैसे 7 रुपीज में मिल रहा है, क्यों बोलते हो, वो प्राइसिंग कंडीशन हो गया, प्राइस अकॉर्डिंग टू द मार्केट के हिसाब से। ओके, एंड नेक्स्ट आगे क्या, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, यू ऑल नो अबाउट द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में आके क्या है बोलते तो यहाँ आप लोगों का वेबसाइट ले सकते हैं एग्जाम्पल। ओके, वेबसाइट ले सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आजकल तो हर कोई विंडो शॉपिंग करने में बिजी रहते। ओके, या तो फिर फोन लो, अमेजोन, मीशो, डिफरेंट तरीके के एप्स रहते हैं और आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने में बहुत इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में एज ए मैन्युफैक्चरर की पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें भी एनालाइज करता है कि कौन सा ट्रेंडिंग में चल रहा है और कौन से प्रोडक्ट पे कस्टमर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यानी कि मेंस है, वुमेन्स है, किड्स वेयर है, तो किस तरीके के प्रोडक्ट, अगर मैं एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरर हूँ तो मेरा एडवर्टाइजमेंट कौन से वेबसाइट में मैं डालने से जिससे ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ सकते हैं और मेरी ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है, वैसा देखना है। ओके, एंड कम नेक्स्ट, रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन, ओके, रिसोर्स एलोकेशन आके क्या है बोलते, कौन से एज ए मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चरर कर रही हूँ तो मुझे किस तरीके के रिसोर्सेज चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल आप यहाँ ले सकते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स हो सकते हैं। ओके, ये एक एग्जांपल हो गया, और एक एग्जांपल आप बोल सकते हैं
क्लासरूम, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल एज एन एंटरप्रेन्योर है, आप एक कंप्यूटर का शॉप या तो फिर एक ऑनलाइन ऑफलाइन ट्यूशन है या तो फिर कोई स्कूल या इंस्टीट्यूशन आप ओपन करना चाह रहे हैं, तो आपके रिसोर्सेज क्या चाहिए? प्रेजेंटली अभी एक रूम है, अब वो रूम में क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? बेंचेस होना पड़ता, ओके, बेंच, फैन, बोर्ड और मार्कर, बुक्स सभी अवेलेबिलिटी देना है, तो ये रिसोर्सेस हो गया। कम टू द एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से आके क्या है बोल तो अगर बेकरी का बिजनेस रहने दीजिए, बुक्स का या तो फिर एक मार्कर का रहने दीजिए, अगर मैं एक मार्कर मैन्युफैक्चर करना चाह रही हूँ तो इससे रिलेटेड मेरे को मार्कर के कौन से कलर में देना है और कैप्स प्लास्टिक परचेज करना है, उससे रिलेटेड यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन है, यानी कि रिसोर्सेस को एलोकेट करना है। यहाँ पे इंक परचेस करना रहता, फिलिंग करना रहता, प्रिंटिंग के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में ये एक प्रोडक्ट पूरा मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल से जाके एंड प्रोडक्ट के लिए दूसरे दूसरे वेराइटीज प्रोसेस में जाता है। तो तब यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे किस तरीके के रिसोर्सेज एज ए मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज करना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर को केयरफुली थिंक करना चाहिए, ओके। एंड कम टू द नेक्स्ट, कैपिटल मैनेजमेंट एंड बजटिंग, ठीक है। कैपिटल मैनेजमेंट एंड बजटिंग है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हियर द मैन्युफैक्चरर शुड हैव टू थिंक हाउ टू इन्वेस्ट, ओके, हाउ टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू मैनेज, हाउ टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू मैनेज। यहाँ पे बजटिंग मीनिंग में ही दे रहा है कि अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कितना बजट है और मैं कैसे मार्केट में मेरा प्रोडक्ट इन्वेस्ट कर लॉन्च जब करना है, तो अकॉर्डिंग टू मेरे बजट के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड करना है कि कैपिटल मैनेजमेंट एंड बजटिंग है। लास्ट नॉट द लीस्ट, डिसीजन मेकिंग। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को सब पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स याद है और एट द एंड यानी कि 12 पॉइंट्स या 15 पॉइंट्स रह गए, आपको 10 याद है, बाकी की 5 याद नहीं है, तो एक ट्रिक है ये, आप कौन से भी सब्जेक्ट में ये डाल सकते हैं, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आके क्या है, ये डिसीजन मेकिंग भी डाल सकते हैं या फिर आप अदर्स भी डाल सकते हैं, फाइन। ये अदर्स भी डाल सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 12 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स याद है, बाकी के 2 पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, तो अदर्स डाल देके देयर आर अदर्स स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक विच प्ले ए वाइटल रोल बाय द एंटरप्रेन्योर बोल के भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एज ए एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगता है कि ड्यू टू द लैकिंग ऑफ टाइम द स्टूडेंट इज अनेबल टू एलॉबरेट द आंसर, यानी कि स्टूडेंट के पास ज्यादा टाइम नहीं था इसलिए शायद एलॉबरेट नहीं कर सका। क्यों बोलते हो, आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए ऑलरेडी टाइम दे चुके थे, फाइन, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर है, यहाँ पे स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक है, यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल के साथ देंगे तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ओके। फर्स्ट आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद राइट द मीनिंग, definition and whatever the asking in the question you have to write, बट बिफोर दैट आप लोगों को ये फ्लो चार्ट डालना है आपकी ओन क्रिएटिविटी से। डालने के बाद जो है उसको एलोबरेट कीजिए 2 लाइन्स में विथ एग्जाम्पल्स के साथ, एंड एट द एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड हैव टू राइट द कंक्लूजन, ओके। कंक्लूड करना है एट द एंड आंसर में, बिकॉज हियर यू हैव टू गिव योर ओपिनियन, मीन्स एट द एंड अकॉर्डिंग टू मी I am concluding that business economics play a vital role in today's generation या today's marketing environment बोल सकते हैं आप लोग, okay? Come to the another important answer. What is micro and macro economic? I think you had already learned in your intermediate level, and again it is given in your degree also. Micro and macro economic. Again you have to first write the meaning. First you have to write the meaning of micro and macroeconomic. फर्स्ट आप माइक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग दीजिए, देन मैक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग दीजिए, फिर देन एलोबरेट कीजिए, देन टर्न योर आंसर, देन स्टार्ट राइटिंग, लेट अस गिव या फिर लेट अस एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक। तो इस तरीके का टेबल आपको ड्रॉ करना है। फर्स्ट यू हैव टू राइट हियर सीरियल नंबर एंड देन बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक, फाइन। तो फर्स्ट आगे क्या डेफिनेशन है, ओके। यू हैव टू राइट द डेफिनेशन,
यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक आके क्या है यहाँ पे, फोकस अपॉन द फर्म, फर्म पे जो है सो फोकस करता है। क्यों बोल तो हर मार्केट में फर्म अलग अलग रहता है, या तो फिर हर एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटरप्रेन्योर्स डिफरेंट मार्केट के हिसाब से जो है एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो दे विल फोकस अपॉन द फर्म। मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा नेशनल लेवल में फोकस किया जाता है, यानी कि ऑब्जर्व किया जाता है कि नेशनल लेवल में किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। ऑब्जेक्टिव्स, माइक्रो इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव आके क्या, एक स्पेसिफिक मार्केट के लिए होता है यहाँ पे, ओके। एंड हियर मैक्रो इकोनॉमिक नेशनल लेवल के, यानी कि कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया तो ये कंट्री का नेशनल इकोनॉमिक बहुत अच्छा है बोल के बोलते हैं ना, तो ये ओवरऑल है, ये एग्रीगेट है, ये ओनली ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस किया जाता है, ओके। मीनिंग आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, दो भी ग्रीक वर्ड से डिराइव किए गए हैं। माइक्रो का मीनिंग आके स्मॉल है एंड मैक्रो का आके बिग, या तो फिर आप लोग लार्ज भी लिख सकते हैं, ओके। माइक्रो मीन्स लार्ज, माइक्रो मीन्स स्मॉल या तो फिर टाइनी पार्ट, ओके। एंड ये ओनली मार्केट के ऊपर फोकस करता है। मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट है, यानी कि एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जस्ट आपके थिंक या एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। माइक्रो आके एक स्मॉल फैमिली ले सकते हैं आप, मैक्रो इकोनॉमिक आके क्या है, लार्ज फैमिली है, यानी कि जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स फिर उनके बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रंस रहते हैं, तो ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो वैसा सोचकर आप आंसर को एलोबरेट कीजिए, इकोनॉमिक के पॉइंट को आप लोग माइंड में रखते हुए। एंड द डिमांड आके क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक के परसेप्शन से कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, यानी कि कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन क्या है पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कमोडिटी या तो फिर सर्विस से रिलेटेड, ओके। यहाँ पे हाउस होल्ड है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अब यहाँ पे आके क्या, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन से आके क्या है, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए एंटरप्रेन्योर सोच रहा है कि मैं ओनली या फिर मार्कर प्रोड्यूस करूँ या तो फिर जो है सो पेन प्रोड्यूस करूँ या पेंसिल प्रोड्यूस करूँ। बट मैक्रो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउस होल्ड में यूज होने वाले वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रोसरीज प्रोडक्ट जो कुछ भी यूज हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइज करता है यहाँ पे। एंड सप्लाई यहाँ पे फर्म, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक में firm will be focused upon how to supply the particular product in a particular market, but according to the macroeconomic यहाँ पे producer will have to think and analyze कि aggregate में यानी कि इतनी quantity इतनी varieties of product as a producer के point of view से manufacturer करके produce करके availability कराना है particular प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट में प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे उसको देखना है, ओके। एंड अजम्पशंस होते हैं, कुछ थियरी के लॉस होते हैं। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हियर एलोकेट द रिसोर्सेस है। फुल एम्प्लॉयमेंट आके क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल एज ए माइक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहता है, वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मार्केट में वो पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड की जाती है, ओके। एंड हियर अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक एलोकेट द रिसोर्सेज इज नथिंग बट जो कुछ भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, एज एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू वो लोग नहीं कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज को अवेलेबिलिटी कराना है तो उसको एलोकेट करना है, यानी कि पर्टिकुलर एलोकेशन करना है, प्रपोर्शन करना है कि किस तरीके से डिवाइड या डिवीजन बना के वो रिसोर्सेज को एलोकेट करना रहता है यहाँ पे, ओके। एंड द प्राइस लेवल या गुड्स एंड सर्विसेज का ओन प्राइस जो है सो डिसाइड किया जाता है मैन्युफैक्चरर। यानी कि फॉर एग्जांपल आप लोग बहुत से स्टूडेंट्स या तो फिर जो है एम्प्लॉयज या तो फिर बहुत से जने प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, ठीक है, या तो फिर सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस ले लीजिए। यहाँ पे वेराइटी टाइप से यहाँ पे तो किस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है तो किस तरीके का उसको वो गुड्स को प्राइस वहाँ पे चार्ज करना है एज ए मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए यहाँ पे, ओके। एंड या मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ द टोटल डिमांड एंड द टोटल सप्लाई। एज एन मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से हियर टोटल
टोटल दे हैव टू डिमांड एंड सप्लाई पे फोकस करना है यहाँ पे। ओके, यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट में न्यू कंपनी जो है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करी, वो इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल्स कंपनी है, तो मेरा भी अगर मोबाइल का बिजनेस है तो मैं भी कुछ इनोवेटिव तरीके से वो प्रोडक्ट को वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के बाद उसको किस तरीके से वो प्रोडक्ट को चार्ज करना है, माइक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए मैन्युफैक्चरर डिसाइड करना रहता। ओके, एंड हियर कम टू द नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी कि यहाँ पे इक्वल हो जाना है। यहाँ पे किस तरीके से, क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। ओके, यहाँ पे आके क्या है, अगर मैं 10 मार्कर्स क्वांटिटी डिमांडेड है मार्केट में तो क्वांटिटी सप्लाई है, तो वहाँ पे डिमांड इतनी है कि वो पर्टिकुलर मार्केट में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, तो एज ए मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सप्लाई इक्वल ही रहना है, उससे ज़्यादा भी हो सकता, बट इक्विलिब्रियम आके क्या है, इक्वल रहना है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कुछ भी डिक्रीजमेंट नहीं होना है। ओके, एज एन मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। आई ऑलरेडी टोल यू, यहाँ पे एग्रीगेट है, नेशनल लेवल पे है, तो जो भी प्रोडक्ट है डिमांड में आ गया तो यहाँ पे सप्लाई भी इक्वल रहना है एज ए एग्रीगेट मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड नेचर एंड एनालिसिस, द नेचर एंड एनालिसिस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक आके क्या, ये स्मॉल एंड स्पेसिफिक है यहाँ पे। ओके, क्यों बोलते हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर अगर मैं मोबाइल लॉन्च कर रही हूँ तो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया में या फिर स्पेसिफिक नीड्स के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं वो मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। ओके, बट अकॉर्डिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक या कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो वेराइटीज ऑफ है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है यहाँ पे। सो दिस आर द डिफरेंट बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक। ओके, अगर ये लॉन्ग में पूछा तो यू हैव टू राइट द मीनिंग एंड देन यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल एंड एट द एंड यू हैव टू गिव योर कंक्लूजन ऑल्सो, कंक्लूजन भी आप दे सकते हैं। ओके, अगर इन केस आपको ये आंसर शॉर्ट में पूछा या तो फिर आप लोगों को लॉन्ग में भी पूछा तो एट द एंड यू कैन ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट ऑल्सो, फ्लो चार्ट भी एलोबरेट करेंगे या फिर ड्रॉ करेंगे तो यू विल स्कोर। ओके, अगर स्मॉल में पूछा तो माइक्रो इकोनॉमिक के 2 लाइन, मैक्रो इकोनॉमिक के 2 लाइन, अगेन यू हैव टू राइट दिस फ्लो चार्ट, सॉरी ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करने से क्या हुआ, आप लोगों को दो लाइंस में ये एलोबरेशन कर सकते हैं आप लोग। ओके, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आंसर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, मीनिंग आके क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कॉन्सेप्ट जो है तो फर्स्ट टाइम अल्फ्रेड मार्शल एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने जो है सो ये लॉ को एक्सप्लेन करे कि यहाँ ये एक लॉ है, क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग नथिंग बट डिक्रीजिंग, एडिशनल यानी कि मार्जिनल इज नथिंग बट एडिशनल, यूटिलिटी मीनिंग आके क्या है तो वांट से द पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन लेवल है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ख्वाहिशें, या तो फिर छोटे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीके का जिद भी होता है कि मेरे को अभी ये खाना है तो खाना है। ओके, या तो फिर ये परचेस करना है तो करना है, या इसको क्या बोल सकते हैं कि बड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूटिलिटी बोलते हैं कि ख्वाहिश बोलते हैं, छोटे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीके का जिद है ये। ओके, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट द मीनिंग हियर, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट गोइंग ऑन कंज्यूमिंग द कमोडिटी वन बाय वन, द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन लेवल इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि अगर कंज्यूमर कोई कमोडिटी को कंज्यूम करते रहेगा तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो जाएगा और एट द एंड वो कमोडिटी को कंज्यूम करना स्टॉप कर देगा। तो ये लॉ में यही एक्सप्लेन किया जा रहा है। ओके, यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन एप्पल। ओके, अब कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर है जो एप्पल को कंज्यूम कर रहा है, आई थिंक यू नो द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एंड कस्टमर, लेट मी टेल यू। कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स को कंज्यूम करता है, कस्टमर वो होता है जो गुड्स को कंज्यूम भी कर सकता है या तो फिर गुड्स को परचेज भी कर सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके घर में जो हेड ऑफ द फैमिली है, यानी कि आपके फादर है, कोई प्रोडक्ट को ला रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल पेस्ट ही ले लीजिए, फादर आपके जो है सो कोलगेट यूज करते हैं बट आप क्लोजअप यूज करते हैं, बट आपके फादर कंज्यूमर नहीं हो सकते क्योंकि वो दोनों क्लोजअप यूज नहीं कर रहे उन्होंने। ठीक है, तो कंज्यूमर है अल्टीमेट कंज्यूमिंग द कमोडिटी है, कस्टमर क्या है, कंज्यूमर भी हो सकता है। सो हियर यू कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एप्पल, एप्पल का एग्जाम्पल दीजिए आप लोग। यहाँ पे आके क्या है, द क्वांटिटी है
जब कंज्यूमर वो पर्टिकुलर कमोडिटी को जो सो कंज्यूम नहीं कर रहा है, एग्जाम्पल आप लोग एप्पल दे सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर कोई बर्गर है, आप एक बार खाएं, ओके, आपका सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा रहता, सेकेंड टाइम कोई बर्गर फिर आपको दिए, आप फिर और एक बार बर्गर खाते, ओके फाइन, थर्ड टाइम एडजस्ट करके खा लेते, फोर्थ टाइम क्या होता, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बहुत हो जाता, नहीं इससे ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि आपका परचेजिंग सेम रहता, बट आपके क्या है जो सो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होते जा रहा है यहाँ पे। इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैड ए कंज्यूम 0 एप्पल है तो आपका टोटल यूटिलिटी नील रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी भी नील रहेगा। जब आप फर्स्ट एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं या फिर फर्स्ट बर्गर कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही रहेगा, ठीक है, मैं बर्गर परचेज करा, मैं कंज्यूम करा, मेरा सेटिस्फेक्शन फाइन। फिर और एक सेकेंड टाइम जब बर्गर परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी आपका जो है सो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो गई यहाँ पे, बट आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन थोड़ा लिटिल बिट स्लाइटली स्लाइंटिंग हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। देन थर्ड जब एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं या फिर बर्गर कंज्यूम कर रहे हैं, बट यू हैव टू मेंशन ओनली एप्पल इन योर एग्जाम, ओके माँ। फोर्थ 45 रहेगा यहाँ पे, एंड हियर द 10%, अगेन इट इज स्लाइटली डिफरेंट डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पे। फोर्थ एप्पल को आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या टोटल यूटिलिटी 50 हो गया, एंड यहाँ पे टोटली आप लोग जो है सो एडजस्ट कर चुके हैं, फाइन, यानी कि कंज्यूम कर चुके हैं। देन फिफ्थ कमोडिटी में आपका सेटिस्फेक्शन, एंड देन 6 में सेम रहेगा, 6 पे गोइंग ऑन, फिर टोटल यूटिलिटी है यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा, यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहा। सो हियर यहाँ पे देखिए जब ये इनवर्स रिलेशनशिप है, टोटल यूटिलिटी गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, बट एक लेवल में, ओके, एक लेवल में यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पे ओके, ये कांस्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद जो है सो यहाँ पे ये डिक्रीज होना शुरू होता है, जहाँ पे ये डिक्रीजिंग लेवल आता है यहाँ पे आपको जो है सो नेगेटिविटी आ जाती है, यानी कि नेगेटिव अमाउंट या तो फिर नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी अक्कर होती है। सो इसी डायग्राम को हम जो है सो आप ग्राफ में प्रेजेंट करना है इसी टेबल को, ओके। हियर दिस इज द एक्स एक्सिस, सॉरी दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। इन एक्स एक्सिस आई एम शोइंग द क्वांटिटी एंड हियर द यूटिलिटी, यूटिलिटी के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या पावर ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। हियर सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सो क्वांटिटी है 0 रहेगा यहाँ पे आपको, एंड 0 है टोटल यूटिलिटी में। जब फर्स्ट एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं आप लोग, आपका टोटल यूटिलिटी अटैक के 20 रहेगा यहाँ पे, एंड देन सेकेंड यूटिलिटी को 35, थर्ड को 45, फिफ्थ को 50 रहेगा, देन 6 को भी 50 है यहाँ पे, ओके। देन सिक्स्थ एप्पल को 45 एंड देन डिक्रीज होके यहाँ पे 35 हो गया, मीन्स हियर इंक्रीज होके फिर देन स्टेबल होके फिर देन डिक्रीज हो गया यहाँ पे। सो वी कैन कॉल इट एज ए टोटल यूटिलिटी। कम टू द अनदर वन, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी में अगेन जब वी आर कंज्यूमिंग द फर्स्ट एप्पल 20 रहेगा, सेकेंड पे 15, यानी कि गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, देन 10, देन 0, देन -5, देन -10। सो दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी, फाइन। तो जो पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा यहाँ पे, ओके। So this is the law of diminishing marginal utility है, where you have to first of all give the name of the concept जो भी introduce करे, you have to give the name of the economist and you have to draw this table and graph। आपको एग्जाम में ग्राफ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, you have to draw in your own answer sheet या बुकलेट में, okay। and these are the assumptions। assumptions आके है यहाँ पे, assumptions आके क्या, कार्डिनल मेजरेबल। कार्डिनल इज नथिंग बट न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रेजेंट किए जाने वाले आउटपुट को जो कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज ए न्यू कार्डिनल यूटिलिटी या फिर कार्डिनल मेजरेबल बोल सकते हैं, ओके। एंड देन होमोजीनियस, यानी कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में assumptions आके क्या है बोल तो कार्डिनल, यानी कि कंज्यूमिंग 1 2 3 4 5 6 है ना, मेजर कर सक रहे हैं यहाँ पे आप लोग, जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं, तो तभी वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का assumption है। सेकंड आके क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि फॉर एग्जांपल आप एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं तो सेकंड टाइम भी एप्पल ही कंज्यूम करना है आपको। अगर आप बर्गर कंज्यूम कर रहे हैं तो बर्गर ही कंज्यूम करना है, थिंग्स को डिफरेंट नहीं करना है आपको, यानी कि डिवाइड करना नहीं है, यानी कि होमोजीनियस यानी कि सेम जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं उसी का ही एग्जाम्पल देना है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस नथिंग बट एक कमोडिटी की दूसरे कमोडिटी को यहाँ पे आप लोग
स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट, यानी कि डिक्रीज होते जा रहा है, यानी कि डिफरेंसेस होते जा रहा। तो हाइपोथेसिस बता रहा है कि रिलेशनशिप बता रहा है कि किस तरीके से सेम कमोडिटी को जब आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका आउटपुट क्या रहेगा, लेवल ऑफ थिंकिंग या यूटिलिटी क्या रहेगी। देन कंटिन्यूटी कंज्यूमिंग, यानी कि अगर अभी आप प्रेजेंटली एक एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं तो तभी आपको नेक्स्ट एप्पल भी परचेस करके कंज्यूम करना है। एक हाफ एन आवर या 1 डे या 3 डेज के बाद कंज्यूम नहीं है, कंटिन्यूस रहना है यहाँ पे, कंटिन्यूस कंज्यूमिंग रहना है यहाँ पे। ओके, नो डिविजन ऑफ यूनिट्स, यानी कि अभी आधा खाए अभी आधा बाद में खाते, वैसा नहीं रहना है ये अजम्पशन में। ओके, कांस्टेंट टेस्ट है, सेम लेवल ऑफ एप्पल है तो सेम लेवल वही एप्पल को ही आप लोग कंज्यूम करने का रहता है यहाँ पे। सो यहाँ पे टेस्ट कांस्टेंट ही रहता है, चेंज नहीं होता यहाँ पे। यानी कि फर्स्ट टाइम आप लोग बर्गर खाए तो सेकंड टाइम जो है थोड़ा लिटिल स्पाइसी बर्गर दो या तो फिर ज़्यादा स्पाइसी दो, ऐसा नहीं रहेगा। कमोडिटी सेम रहना है एंड सेम क्वांटिटी कंज्यूम करना है और उन लोगों के बीच में गैप नहीं आना है, ये अजम्पशंस है। ओके, एंड कम टू द एग्जम्पशन। आई थिंक एग्जम्पशन का मीनिंग आप लोग प्रीवियसली इनकम टैक्स में पढ़े होंगे। थोड़े ऐसे एक्ट के हिसाब से थोड़ा इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए गए यहाँ पर। यानी कि फॉर एग्जांपल हर चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो नेगेटिव एस्पेक्ट भी रहता, जैसे कि एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी रहता। बट अकॉर्डिंग टू द एग्जेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़े ऐसे इकोनॉमिस्ट है वो लोग बोले कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा सेम नहीं रहता थोड़े जगहों पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ मनी एंड वेल्थ, यानी कि एम्प्लॉय है तो भी ह्यूमन बीइंग है, उसको इनकम अर्न करने की आदत रहती, वेल्थ कमाने की आदत रहती। तो उन्हें जब एक फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी 20,000 है, अगर इंक्रीमेंट 30,000 हो गई तो उन्हें और प्रमोशन के लिए इंक्रीमेंट होते रहता। तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे डिमिनिश नहीं हो रहा है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। फाइन, नेक्स्ट ड्रंकर्ड। आई थिंक यू नो द ड्रंकर, द पर्सन हु ड्रिंक। ठीक है, जब तक वो पर्सन होश में रहेगा उन्हें पीते ही रहेगा, जब उन्हें अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है, जब वो पी के बेहोश हो जाता फिर उन्हें कॉन्शियस में आता फिर से ड्रिंक करता, यानी कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिक्रीज नहीं हो रहा है बल्कि अगेन इट विल बी इंक्रीज ओनली। ओके, एंड द गुड बुक्स एंड पोएम्स। ठीक है, अगर कोई गुड बुक्स है, किसी को बुक रीडिंग करने की आदत है, हैबिट है, तो वो बुक को वो लोग बार बार पढ़ते हैं। यानी कि एक बार बुक पढ़ के या तो फिर कोई मूवी देखे तो हाँ ठीक है देख लिए वो कि नहीं है, कुछ लोगों को हैबिट रहती, आदत रहती कि उसको बार बार पढ़े बार बार देखे बल्कि। ओके, देन हॉबीज ऑफ रेयर कलेक्शन। ओके, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग है, हर एक को कोई ना कोई हॉबीज है, आप लोगों की कुछ हॉबीज होंगी, मेरे भी हॉबीज है, मुझे वेराइटी टाइप्स ऑफ कॉइन्स कलेक्शन करने की आदत है। तो अगर एक कॉइन्स मिल गया, एक करेंसी मिल गई तो और कलेक्शन करने की क्यूरियोसिटी रहती है वहाँ पे। तो यहाँ पे आके क्या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं कम हुआ, यहाँ पे मैं एक कंट्री का करेंसी कम कलेक्ट करी तो नेक्स्ट का करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। ओके, एंड द स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स में नहीं है यहाँ पे आके के एक ही एप्पल बोल रहा है, यहाँ पे एक ही बर्गर बोल रहा है, यहाँ पे स्मॉल यूनिट्स में उसको जो है सो कलेक्शन में रहने दो, कौन से भी चीजों को थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करते हैं यहाँ पे। ओके, मिजरी बिहेवियर इज नथिंग बट कंजूसी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अभी मेरा यानी कि फॉर एग्जांपल कंज्यूमिंग है या फिर परचेजिंग पावर है, तो इनकम के हिसाब से मेरा स्पेंडिंग जो कुछ भी मैं स्पेंड कर रही हूँ थोड़ा कम है या फिर कंजूसी कर रही हूँ। अगर अब लेवल ऑफ इनकम या इंक्रीज हो रहा तो क्या होता, वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं अपन, ज्यादा ओवर एक्सपेंडिचर यानी कि ओवर एक्सपेंसेस स्पेंड कर देते हैं। यानी कि मेरी कंजूसी जो है अकॉर्डिंग टू इनकम के हिसाब से कम है। अगर इनकम ज्यादा आ गई या तो फिर मेरे को और सोर्सेज ऑफ इनकम ज्यादा आ गया, कहीं से और कुछ भी आ गया, तो वो कंजूसी चली जाती। ओके, वो डिमिनिश नहीं होती। नेक्स्ट आगे क्या है, नॉलेज सीकर। यानी कि अगर पर्टिकुलर पर्सन को एक सब्जेक्ट की नॉलेज है, उन्हें और भी एक्वायर करना चाह रहा तो उन्हें डीपली वो टॉपिक को और भी डीप में जाके इन डेप्थ में उसको रीड करने के पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक्वायर करने का सोचता है, ताकि एक ही इंफॉर्मेशन मिल गया ना चलो छोड़ दो हो गया बल्कि नहीं रहता यहाँ पे। तो ये भी एग्जेम्पशन है। ओके, सो दिस इज क्वाइट ऑपोजिट है अजम्पशन से एग्जेम्पशन। So whenever it will going to give the law of diminishing marginal utility, अल्फ्रेड मार्शल का नाम लेना मत भूलिए आप। मीनिंग दीजिए, law of diminishing marginal utility is nothing but if the consumer is going on consuming the commodity, his or her level of satisfaction is going on declining, decline होते रहता, इसका additional unit जब इंक्रीज होते रहता।
Okay, again after the giving the meaning you have to draw this table and ये चार्ट कंपलसरी है. उसके बाद assumptions and exemptions लिखिए. And at the end I already told you, अभी भी बोल रही हूँ, at the end you have to conclude your answer. Okay, conclusion लिखिए. Conclusion तो you should have to give the conclusion कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन आप इस आंसर को किस तरीके से कंक्लूड करना चाह रहे हैं. सो ये यूनिट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ. बिजनेस इकोनॉमिक्स नेचर्स एंड स्कोप्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नेक्स्ट है कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक है एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर्स है. अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियो को रोक कर आप लोग नोट्स बनाइए आपके खुद की, और जो है सो साइड पॉइंट्स को अच्छा बटिफाई कीजिए या रेटिफाई कीजिए. मेमोरी में आप लोग जो है सो इसको बाय हार्ट कीजिए. ओके, बाय हार्ट कीजिए, लॉजिक से याद कर ये आंसर को एलोबरेट कीजिए. ओके, सो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कमेंट्स या तो फिर कुछ भी आप और भी फ्यूचर में वीडियोस जानना मालूम करना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं. हाय स्टूडेंट्स, आज मैं फर्स्ट यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाली हूँ. नेचर एंड बिजनेस इकोनॉमिक और जैसे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है. ये वीडियो को विदाउट स्किप करें, आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा डिटेल में देख लीजिए. हर आंसर में मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स भी दी आप लोगों को. ठीक है, टिप्स किस तरीके से आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करना है और आंसर को प्रेजेंट करना है. ईच आंसर का अलग अलग ट्रिक्स में आप लोगों को दी मैं. ये ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली स्कोर करेंगे. बट ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो आप देख लीजिए. ओके, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर अगर कुछ कमेंट रहेगा तो. थैंक यू.